जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। उसी क्रम में हमने केमिस्ट्री पढ़ना प्रारंभ जब किया तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा पदार्थ, उसका थ्योरी पोर्शन हम पढ़ चुके। उसके बाद हमने जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। तो अब आगे हम बात करते हैं हम अपने अगले चैप्टर पर। हमारा अगला चैप्टर आज का जो होने वाला है अम्ल क्षार एवं लवण, इसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है तो अम्ल क्षार लवण, उसी के क्रम में हम बात करें एसिड। सबसे पहले हम एसिड के बारे में यानी अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एसिड की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं अम्ल यानी एसिड शब्द कहाँ से आया तो याद रखेंगे, एक भाषा लैटिन भाषा। किस भाषा से? तो लैटिन भाषा के एक शब्द हुआ था एसिडस। किस भाषा से आया है? तो लैटिन भाषा, और कौन सा शब्द था? एसिडस। एसिडस लैटिन भाषा के किस शब्द से आया? एसिडस शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। क्या होता है? अगर इसके अर्थ की बात करें, अर्थ के इसका क्या होता है? स्वाद में खट्टा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बात करते हैं। सबसे पहले अम्ल के बारे में किसने बताया, वहां से प्रश्न बनता है। ये तो आप नॉर्मली भाषा जान सकते हैं क्योंकि ये एसिड पढ़ रहे हैं तो उसका शब्द कहाँ से आया उसके बारे में जान लिया हमने। चलिए अगर हम बात करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए आरहेनियस। कौन हुआ? आरहेनियस। चलिए इनके बारे में अध्ययन करना। आरहेनियस के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल कह सकते हैं अम्ल की जो शुरुआत की आरहेनियस जी ने ही की। तो सबसे पहले आरहेनियस के बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एसिड के बारे में बताया। इसको पॉइंट बनाकर नोट करेंगे। इन्होंने सबसे पहले अम्ल के बारे में बताया। नोट्स जरूर बनाते चलेंगे मित्र, क्योंकि अंतिम समय में आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं। जैसे टेस्ट देते हैं, कोई चैप्टर से प्रश्न आपका गलती हो तो चैप्टर जल्दी से आप नोट से पढ़ सकते हैं, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? अम्ल के बारे में ही बताया। पूछा भी जा सकता है, बताइए अम्ल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आप याद रखेंगे किसका नाम? आरहेनियस का नाम याद रखना चाहिए आपको। फिलहाल याद हो गया है। इन्होंने कहा कि एसिड क्या होते हैं यानी अम्ल क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि एसिड वह है जो जलीय विलयन में अगर उनको घोला जाए तो हाइड्रोजन आयन देंगे। कोई एसिड को अगर हम जल में घोलते हैं तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाएगा। चलिए इनके अनुसार परिभाषा एसिड की हम देखें। इन्होंने एसिड के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा एसिड जलीय विलयन में, एसिड यानी अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड क्या है? तो एसिड वह है जो जलीय विलयन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे। यानी अगर हम कह सकते हैं एसिड को जल में घोला जाएगा, इन्होंने बताया एसिड को जल में जब घोला जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। ठीक है, अब आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए अम्ल को जब जल में घुला जाए तो कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑप्शन दे सकता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ऑप्शन दे सकता है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। बस हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि अम्ल जो होता है जलीय विलयन में जब भी घुलेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन जरूर देगा। तो अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल को देखा जाए तो एग्जाम्पल में बात करते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो बार बार पेपरों में पूछा जाता है HCl का पूछा जाता है।
HCl, HNO3, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, और हम कह सकते हैं C6H5, ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, C6H5 COOH। बस आपको इतना याद रखना है, जब भी अम्ल होगा क्या करेगा, उसमें हाइड्रोजन यानी H जरूर होगा। अगर हाइड्रोजन होता है अगर वह तो वह क्या हो जाएगा, हमेशा अम्लीय होगा। अगर बात करें इसमें क्या होगा, अगर इसी HCl को हम क्या करें, जल में घोलें, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, जबकि Cl क्या होगी, Cl जल में घुल जाएगी। तो इन्होंने यही बताया, देखिए इनकी थ्योरी में भी यही था, एसिड जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे, बाकी जो हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, बाकी जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, जल में घुल जाएगा। इतना समझ में आ रहा है तो बताइएगा जरूर मित्र, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्लास भैया जी समझ में आ रही है। आपके इसी जवाब से, इसी लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, नहीं भैया हम कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप बताइएगा जरूर। देखिए फिर से एक बार देख लें, आर्हीनियस ने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले अम्ल के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि एसिड जो होगा यानी अम्ल जो होगा, जब इसको जलीय विलयन में डाला जाएगा, तो जलीय विलयन में जब भी डाला जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन देंगे, बाकी जो कुछ भी इसके साथ होगा वो क्या करेगा, जल में घुल जाएगा। अगर इसमें बात करें, इसमें हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा और NO3 जो है इसमें क्या करेगा, जल में घुल जाएगा। इसमें H2 बाहर निकलेगा, SO4 घुल जाएगा। तो यही आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम कैसे पहचानेंगे भैया ये अम्ल है, क्षार है, तो जब भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन, जब हमेशा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। क्या यही एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया? नहीं भैया, इसके बाद आते हैं सोरेनसन आते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में अध्ययन किया। अगर हम बात करें, ये जो आर्हीनियस हैं, इन्होंने इसकी खप खोज की, थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिखा नहीं तो याद रखेंगे डेट 1887 ईस्वी, 1887 ईस्वी की बात कह रहे हैं। इन्होंने जो ये सब बताया, कब बताया, तो 1887 ईस्वी में इन्होंने बताया। इसके बाद आ जाते हैं सोरेनसन, इसको मिटा दें, फिर उसके बाद बात करते हैं सोरेनसन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, सोरेनसन के बारे में। सोरेनसन के बारे में बात करें तो इन्होंने जो अपना बात की किसके बारे में, अम्ल के बारे में, 1909 ईस्वी में। तो ये डेट को याद रखना है, 1909 में ही इन्होंने बात की। यानी आर्हीनियस ने 1887 में, उसके बाद इन्होंने यानी सोरेनसन ने कब, तो 1909 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, एक pH पैमाना दिया। सबसे पहले इन्होंने बनाया क्या, pH पैमाना। pH पैमाना की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म यानी pH जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी कोई एग्जाम के पॉइंट पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। pH पैमाना इन्होंने क्या बताया, pH पैमाना दिया। और pH पैमाना में जो यहाँ संख्याएं लिखी होती हैं 0 से लेकर कितना तक, तो 0 से लेकर 14 तक लिखी होती हैं। कितने तक, 0 से 14 तक। और इसी के बीच में आ जाता है क्या, 7। इसी के मध्य क्या आ जाता है, तो 7 आ जाता है। थोड़ा सा कम ठीक दिख रहा होगा तो इसको सही कर लिया जाए। 0 से कितना, 14 तक, और बीच में क्या आ जाएगा, 7 आ जाता है, ठीक। तो इसी के माध्यम से विलयन की प्रकृति नापी जाएगी, मापा जाएगा। विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। आप हालांकि थोड़ा सा 9th में पढ़ के आए होंगे, यहाँ पर सीखना भी है हमें। सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में pH पैमाना दिया।
जिसमें 0 से 14 तक संख्याएं लिखी होती हैं और फिर ठीक मध्य कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो इन्होंने इसके मतलब अम्ल के बारे में बोला कि जो जल में घोला जा रहा है, घोलने पर हाइड्रोजन निकल रहा है, सही बात है, लेकिन जो हाइड्रोजन निकलेगा उसकी शक्ति 7 से कम होगी। इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अम्ल के जलीय विलयन से निकलने वाले हाइड्रोजन की शक्ति 7 से कम होगी। किस पर 7 से कम होगी? तो पीएच पैमाने पर। इसको भी आप लिख सकते हैं, होगी किस पर? पीएच पैमाने पर। चलिए सोरेनसन आते हैं। सोरेनसन ने क्या कहा? पीएच पैमाना दिया, सबसे पहला काम इन्होंने। पूछा जा सकता है पीएच पैमाना किसने दिया, तो आप बता देंगे मित्र नाम सोरेनसन का। इसमें 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती हैं, बीच में इसके ठीक मध्य कितना आ जाता है, 7। तो इन्होंने कहा कि जो अम्ल के जलीय विलयन से निकलता जो हाइड्रोजन निकलता है उसकी शक्ति, पावर यानी उसकी क्षमता कितनी होगी? 7 से कम होगी। इसको आप नोट करके रखेंगे। तो पेपर में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, ये देकर पूछेगा किस वैज्ञानिक का यह कथन है या किस वैज्ञानिक की यह थ्योरी है। तो इन्हीं सब का नाम दिया जाएगा, आर्हीनियस, सोरेनसन, ब्रानहेस्ट, लुईस, यही सब 4-5 नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे, इतना आप याद रख सकते हैं तो काम इनफ हो जाएगा, चल जाएगा आपका काम। घबराने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं तो इस वजह से हम इस बिंदु पर बात करते हैं। तो क्या यही 2 लोग थे जिन्होंने अम्ल पर शोध की, रिसर्च की? नहीं भैया, 2 व्यक्ति और आए जिन्होंने अम्ल पर रिसर्च की। हालांकि उनकी जो प्रश्न पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न उनके थ्योरी से ही पूछा जाता है, उनका कथन क्या है। चलिए बात करते हैं, उनके बारे में बात कर लें। तीसरा जो बिंदु है, तीसरे कौन से आए? तो हम याद रखेंगे किसका नाम मित्र? तो हम याद रखेंगे ब्रॉनस्टेड लैरी का। किसका नाम? ब्रॉनस्टेड लैरी। चलिए लैरी, इन्होंने भी जो अपना थ्योरी दी, अपना रिसर्च किया 1923 ईस्वी में। देखिए इनके और 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति और हुए, कौन? लुईस। ब्रॉनस्टेड लैरी और लुईस, इन दोनों के जो कथन है, जिनकी दोनों की रिसर्च है, इनको आपको याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तथ्य हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। चलिए अगर उसके बारे में बात करें, इन्होंने अपनी एक अलग ही थ्योरी दे डाली। अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या करते हैं? प्रोटॉन को छोड़ते हैं और क्षार प्रोटॉन को क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे। इन्होंने कहा अम्ल प्रोटॉन को छोड़ते हैं और क्षार इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्षार क्या करते हैं? तो इन्होंने कहा कि क्षार ग्रहण कर लेंगे, जबकि अम्ल क्या करते हैं? प्रोटॉन को छोड़ते हैं। इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दे दी। फिलहाल जो पेपर में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है किसने कहा था कि बताइए प्रोटॉन अम्ल को छोड़ते हैं। यही प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप इससे घबराएं नहीं, आप अपना बेस्ट दें। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित ही एग्जाम में अगर आएगा तो ऑप्शन होता है, वहां पर आपको
यह टॉपिक आसानी से याद आ जाएगा, तो आप घबराए नहीं, थोड़ा सा पढ़ के जाएं और बिंदास होकर जाएं और अच्छा करके आएंगे। चलिए इसके बाद आते हैं लुईस। हालांकि लुईस के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना, केवल अभी हम एक ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे। इनका जो रिसर्च है ये कैसी है बस। लुईस की बात करें, लुईस ने जो भी अपनी थ्योरी दी 1923 ईस्वी में ही दी। कब दी? 1923 ईस्वी में लुईस ने अपनी थ्योरी दी। तो याद रखेंगे लुईस ने अपनी थ्योरी भी कब दी? 1923 में। ब्रॉनस्टेड लैरी और लुईस दोनों ने अपनी थ्योरी कब दी? 1923 में। बस थोड़ा सा मंथ का अंतर होता है, पहले इन्होंने दी ब्रॉनस्टेड लैरी ने और लुईस ने इसके बाद थ्योरी दी। हालांकि दोनों ने 1923 में ही यह थ्योरी दी थी। चलिए इन्होंने कहा कि अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्षार इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इन्होंने कहा अम्ल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या इन्होंने क्या कहा? जो अम्ल होता है, अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जबकि इसी ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन को कौन छोड़ता है? क्षार इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और क्षार इलेक्ट्रॉन को छोड़ता। क्षार क्या करेगा? इसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो हमने 4 प्रमुख थ्योरियां पढ़ी अम्ल से रिलेटेड। आपको इन्हीं चारों को याद रखना है। आपको क्या करना है? इन्हीं चारों को याद करके रखना है। यही 4 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में। आपके एग्जाम में अम्ल के प्रकार पूछा जाता है। अम्ल के 2 ही प्रकार होते हैं। दरअसल अम्ल के प्रकार से प्रश्न पूछने का मेन उद्देश्य जो पूछा जाता है, बताइए कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा प्रबल अम्ल है। और जैसे आपने देखा होगा, बताइए सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो हम इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं इसी क्लास सेशन में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के प्रकार के बारे में। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, यानी अम्ल के प्रकार। यानी किसके बारे में बात करेंगे? अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये आपने पढ़ा होगा। पहला कौन सा होता है? वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल। तो इसमें कंपेयर करते हुए हम पढ़ते चलेंगे। थोड़ा समय यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में, यानी वीक एसिड। दुर्बल अम्ल। दूसरा कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल के बारे में। चलिए, तो पहले से ही हम बात करें, आर्हीनियस ने क्या कहा था कि ये जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो घुलना भी इनमें 2 तरीके से होता है। जो दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल में क्या होता है? ये ज़्यादा समय में घुलते हैं। जल में क्या करेगा? ज़्यादा समय में घुलेंगे, लेकिन हाइड्रोजन ठीक ठाक देते हैं। ज़्यादा समय में घुलेंगे और ठीक ठाक का मतलब कि एवरेज, कम ही समझ लीजिए, देते हैं। जबकि जो प्रबल अम्ल होते हैं एक कम समय में घुलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है ज़्यादा देंगे।
तो इनके बारे में बात कर लें। पहला जो हमें याद रखना है, दुर्बल अम्ल क्या करते हैं? दुर्बल अम्ल जल में क्या करते हैं? ज्यादा समय में घुलते हैं और हाइड्रोजन कम देते हैं। ये क्या करेंगे? दुर्बल अम्ल जो है जल में ज्यादा समय में घुलेंगे, टाइम ज्यादा लेंगे कि भैया घुलने में, लेकिन टाइम तो ज्यादा लेते हैं, लेकिन क्या करता है? हाइड्रोजन कम दे देते हैं। जबकि इसके विपरीत प्रबल अम्ल के बारे में बात करें, प्रबल अम्ल जल में जल्द घुल जाते हैं, जल्द घुल जाते हैं, घुल जाते हैं, जल्द घुल जाते हैं और हाइड्रोजन अधिक देते हैं। प्रबल अम्ल क्या करेंगे? जल्द ही घुल जाएंगे, यानी बहुत कम समय में ही घुल जाएंगे, डालते ही लगभग घुल जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो देते हैं कुछ ज्यादा ही हाइड्रोजन दे देते हैं। चलिए, अगर हम बात करें ए अम्ल जो पाए जाते हैं, ए अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, ए अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। यही रीजन है, इस अम्ल को प्राकृतिक अम्ल भी कहा जाता है या इसी को कार्बनिक अम्ल भी कह देते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में पाए जाते हैं। जबकि ए वाले, इनके बारे में बात करें, ए मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। मानव निर्मित होने का तात्पर्य क्या है? इनको लैब में तैयार किया जाता है, याद रखिएगा, इनको मानव निर्मित अम्ल भी कहते हैं, और इन प्रकृति में पाए जाते हैं तो प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं, जिसे कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल। और इसे क्या कहा जाएगा फिर? अकार्बनिक अम्ल इसे कह देंगे। अब अगर हम बात करें, ये जो है खतरनाक भी, ये खतरनाक नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। ये खतरनाक क्या होते हैं? नहीं होते। जैसे ये सिट्रिकल नींबू में पाए जाते हैं, तो आप बताइए नींबू में आप खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। तो ये सिट्रिक अम्ल है, नींबू में आप खा रहे हैं, कोई नुकसान करता है? नहीं। अब आवश्यकता से अधिक खा लेंगे तो नुकसान करेगा ही। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है, दूध और दही में बताइए लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। अब दूध दही खाते हैं कि नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं। टेनिक अम्ल एक पाया जाता है जो कि चाय में होता है, तो चाय आप पीते ही हैं। ज्यादा कर लेते हैं तो हाँ भी नुकसान तो करेगा ही। ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, उसको आप खाते हैं। तो ग्लूटिक अम्ल पाया जाता है, वो गेहूं में पाया जाता है, आप डेली उसका यूज करते हैं। तो ये अम्ल जो होते हैं नुकसानदायक नहीं होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? एक खतरनाक होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा सेशन लंबा हो जा रहा है, थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास अभी है नहीं मित्र, तो हम जो दुर्बल अम्ल या प्राकृतिक अम्ल है उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। जैसे कि हमें चर्चा करना है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे, दूध दही में पाए जाते हैं। आप ऐसे देखे होंगे प्रश्न पूछा जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है, आंवले पढ़े ही होंगे। आगे मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपने पढ़ा होगा टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, जो कच्चा आम होता है उसमें पाया जाता है। तो ऐसे प्रश्न देखे होंगे कि नहीं आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों के बारे में भी हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस सेशन में हम इतना ही करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।